भूपेश, काजल, प्रीति, रेणुका, प्रियांशी, Yes, sir. शीतल, सुमित, सर आ रही अमरजीत, कनिका, कविता, विशाखा, यस सर आ रही है। सिमरन। ठीक है, सबको आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। आवाज तो आ रही है। ओके सर, ले रहे हैं आज की क्लास, ठीक है? ठीक है, चलो 1 सेकंड रुको। चलिए, ओके, ठीक है। तो नाम पता होगा आप सब लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने मेरा कोई सेशन देखा है यूट्यूब के ऊपर कभी भी? कोई भी क्लास आप लोगों ने मेरी अटेंड करी हो? नहीं सर। तो क्या आपने पजल देखा था? ठीक है। सुमित, कौन सी क्लास देखी थी? सैटरडे वाली क्लास? सैटरडे को लास्ट 2 वीक से मैंने स्टार्ट किया है मेंस लेवल का जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, ठीक है? तो वो, हाँ, वो आप लोगों के लिए अभी रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि आप लोगों का भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो पहले आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। पहले प्रीलिम्स लेवल का सेटिंग अरेंजमेंट पजल किया जाएगा आपके बैच में, उसके बाद वो क्लास आपके लिए रिकमेंडेड है। आप देख सकते हो, आप सभी लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज है, इसलिए वो स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी टच में रहो, ठीक है? मेंस का लेवल क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो क्लास सिर्फ बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, चलिए। तो मैम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो मैंने देखा था लास्ट क्लास उन्होंने उसकी स्टार्ट की थी, तो वो टॉपिक मैम भी कंटिन्यू करेंगे। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये बैच आपका ले रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं लूंगा यहाँ पर आपके, ठीक है? तो जब वो आएंगे मैम तो वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो मैं लूंगा, और जो टॉपिक बेसिकली ये जो टॉपिक है मेरा सिलोजिज्म शायद आपके बैच में नहीं हुआ है, राइट? ये टॉपिक आपके बैच में नहीं हुआ, राइट? बच्चों एक बार बता दो, एक बार। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि मैं जब भी अपना कोई भी नया बैच स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं यही टॉपिक लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बैंकिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी वालों के लिए तो आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम का जो थोड़ा सा पैटर्न रहता है उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट और कुछ भी इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो पैटर्न है वो 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन बेसिकली आपकी 21-22 टॉपिक से कवर करे जाते हैं। तो वहां पर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आता बहुत बेसिक लेवल का एसएससी में, बट वहां पे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। बैंकिंग के लिए टॉपिक्स भले ही 10 है, लेकिन जो मेंस लेवल तक अगर आप जाओगे तो पेपर जो आपका बनता है वो मॉडरेट नहीं होता, इजी तो बिल्कुल नहीं होता, मॉडरेट भी नहीं होता, वो होता आपका हार्ड लेवल का, ठीक है? और जो प्रीलिम्स लेवल होता है वो आपका वेरी करता है फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक के साथ। उससे पहले ओके, इस टॉपिक के लिए आपको मुझे 3 से 4 क्लास देनी पड़ेंगी कि मैं आपको इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा एट टाइम्स कंफ्यूजिंग भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी इस बात की ले रहा हूं कि जब आफ्टर ऑलमोस्ट 6 से 7 क्लास में जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है? इतनी मेरी गारंटी, मैं आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। काफी थ्योरी पोर्शन है इसमें, थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे उसके साथ। सबसे पहले तो आपको ये चीज जाननी है कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है ना आपका, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। जब भी आप किसी भी बुक को परचेज करोगे, कोई भी रीजनिंग की बुक आप परचेज करते हो मार्केट से, तो उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड आपको दिखाई देता है। कैसे कैसे? एक तो वर्बल पोर्शन दिखाई देगा आपको, एक नॉन वर्बल दिखाई देगा, और एक पोर्शन आपको दिखाई देता है लॉजिकल। ये 3 पार्ट आपको दिखाई देते हैं, और चौथा पार्ट तो आपको अभी तक कोई दिखाई दिया नहीं होगा, ठीक है? अब लॉजिकल के अंदर भी आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को काफी अलग अलग नामों से आजकल एग्जाम्स में सिलेबस में डाला जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। बैंकिंग वालों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए भी थोड़ा बहुत, ठीक है? तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं वो आपका आता है स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क,
स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब समस्या के लिए क्या समाधान लेना चाहिए। दूसरा आता है आपका कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन यहाँ पर जो पढ़ते हैं हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग है वो सिंपल, मतलब कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे आप लोग वो पढ़ते हो क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं आरसी, उसमें जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर पैसेज के अंदर से कोई भी कंक्लूजन विड्रॉ की जाती है उस टाइप से ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप इसमें पढ़ते हो 1 2 3 4, एक होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक। तो ये जो चारों पांचों टॉपिक्स होते हैं हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग या इंडक्टिव के अंदर कवर करते हैं। और आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो सिलॉजिज्म है, वो आपका कवर होगा डिडक्टिव के अंदर। तो क्या किसी को इंडक्टिव और डिडक्टिव के डिफरेंस के बारे में जानकारी है? वर्बल में और नॉन वर्बल में, इसके बारे में भी एक बार मैं हल्का सा हिंट देता हूं। देखो वर्बल बेटा वो चीज होती है जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रफ कॉपी का इस्तेमाल करने का क्वेश्चन को करने के लिए, सिंपल भाषा में, ठीक। नॉन वर्बल एक ऐसा चीज होती है जिसमें आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, पेपर का नहीं करना, आपको सिर्फ अपना विजुअलाइजेशन का यूज करना है। मतलब कि जैसे कि पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डाइस, ऐसे टॉपिक्स आपके किसके अंदर आते हैं? नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। वर्बल के अंदर आता है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका डाटा सफिशिएंसी, और आपका मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, वर्बल के अंदर आते हैं। और नॉन वर्बल के अंदर कैसे टॉपिक आते हैं? जहां पर आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, चीजों को देखकर एनालाइज करके फिर रिजल्ट का आंसर देना होता है। क्या ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्लियर हुआ सब लोगों को? सर बाकी लोग? मतलब वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। क्या कोई मुझे इसका रीजनिंग इसके बीच में डिफरेंस बताएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव के मीनिंग में? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में मतलब जब आप अंदर घुसोगे तो चीजों को कैसे रिलेट करोगे, उससे पहले इनकी जो वर्डिंग्स है इसके बीच में आपको मीनिंग और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, अगर पहले से समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा मेरे पास है। ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको समझना, ठीक है? और दोनों चीज का दोनों सिनारियो आपको समझ में आएंगे, ठीक है? 1680 एक टाइम पीरियड है जहां मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूं, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि 1600 AD के बाद एक बुक आई थी जिसका नाम था न्यूटोनियन। इस बुक का इसके संग क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बताऊंगा। 1600 AD के बाद, मतलब 1600 AD में पब्लिश हुई थी एक बुक जिसका नाम था न्यूटोनियन, जिसमें न्यूटन के जितने भी लॉज आप आजकल जो फिजिक्स में पढ़ते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उस बुक में वो सारे पब्लिश हुए थे। और उसके बाद से जो चीजें थी न्यूटन ने जो दी थी वो एक फैक्ट बन गया था। दे बिकेम फैक्ट वंस दे वर स्टेटेड इन हिज बुक न्यूटोनियन। लेकिन क्या एक चीज बताओ, जब कोई चीज पब्लिश नहीं होती, जिसको जब तक इंटरनेशनल वैल्यू नहीं मिलती, वो बुक में नहीं प्रिंट होता, क्या वो उससे पहले कोई फैक्ट होता है? नहीं होता। उससे पहले वो एक जनरल बातें होती है, नॉर्मल आमतौर पे करी हुई बातें होती है। तो मैं पहले आपको 1600 AD से पहले ले जाऊंगा और फिर उसके बाद की बात करूंगा जब ये किताब पब्लिश हो चुकी थी, ठीक है? तो 1600 AD से पहले मैं जाकर बात करता हूँ और एक उदाहरण लेता हूँ कि एक दिन मैं पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और एक सेब मेरे सर पे आके गिरा। मेरा दिमाग चकराया, मैंने सोचा ये कैसे हुआ, ठीक? तो मैंने सोचा ये चीज मेरे सर पे गिरी। दूसरे दिन मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते हुए मेरे दोस्त ने एक शॉट मारा हवा में और वो बॉल ऊपर गई, तो हमको लगा कि बॉल तो अब कभी लौट के नहीं आएगी, लेकिन वो बॉल लौट के मेरे हाथ में आ गई। तो एक दिन में 2 ऐसी चीजें मैंने देखी जिससे मेरा दिमाग चकरा गया। ये मैं 1600 AD की पहले की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये दोनों चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी थी 1600 AD से पहले, 1600 AD से पहले ये 2 चीजें मैंने जो ऑब्जर्व करी थी, क्या इन दोनों चीजों के ऑब्जर्व करने के बाद क्या मैं ये बात बोल सकता था कि एवरी स्मॉल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? क्या इन दोनों छोटी सी ऑब्जर्वेशन या पर्टिकुलर चीजों के बेसिस पर 1600 AD से पहले की बात कर रहा हूं, क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता था कि एवरी पार्टिकल इन द
इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? हाँ या ना में सब लोग जवाब दो। किताब अभी तक छपी नहीं है न्यूटोनियन। नहीं आई ना किताब अभी मार्केट में। तो करा क्या मैंने कुछ पर्टिकुलर चीजों को देखा और इन पर्टिकुलर चीजों को देखने के बाद एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि भाई सब चीजों के संग ऐसा कांड होता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों को देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर क्या सीन है कि मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं। यहां पर मेरे करेक्ट होने में और मेरे रॉन्ग होने में दोनों की बराबर चांसेस है। मैं सही हूं उसकी भी चांसेस है, मैं रॉन्ग हूं उसके भी चांसेस है। तो जब मैं किसी पर्टिकुलर चीजों के बेसिस पर उस चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं तो इस चीज को कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पर मेरे सही होने के और गलत होने के बराबर बराबर चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? इंडक्टिव का मीनिंग क्लियर हुआ सब लोगों को? Now let's talk about a word which is called as deductive. Deductive के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है? अमरजीत तिवारी। ठीक, आगे। अभी अगर हम ये दो चीजें किताब के छपने के बाद हो रही होती है हमारे साथ, अगर यही दो चीजें किताब छपने तो क्या ये बात कहना गलत होता है या सही होता? एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आइए ना में जवाब दो इस बात का, सही होता या नहीं होता? मैं सही होता। क्यों? एक जनरलाइज चीज, जो या तो आप इसको जनरलाइज्ड बोल लो या फैक्चुअल बोल लो, जो चीज एक फैक्ट बन चुकी है, फैक्ट तभी होता है जब वो कहीं ना कहीं प्रिंट होती है। जब किसी जनरलाइज या फैक्चुअल चीज के बेसिस पर हाँ कुछ पर्टिकुलर बातें बोली जाती हैं तो हम लोग हमेशा सही होते हैं। क्या इन दोनों चीजों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? इंडक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं, और डिडक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया इन दोनों चीजों का डिफरेंस, तो मेरे पास दूसरा एग्जांपल भी रेडी है। अमरजीत, आर्यन, आशीष, भूपेश, विशाखा, काजल, कनिका, कविता, मानस, मानसी, निकिता, प्रज्ञा, प्रखर, प्रीति, प्रिया, प्रियांशी, रवि, रेणुका, द लिस्ट इज एंडलेस, ऋषिका, ऋतिक, सारा, शीतल, सिमरन, सुमित, सूरज, सुशील, तान्या, तेजस्विनी। ठीक है, डू यू वांट मी टू गिव यू अनदर एग्जांपल? ओके कनिका, ठीक है, कनिका wants me to give me another example. No sir, understand. ओके ठीक है, मैं तब भी एक बार दे देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए। ओके कनिका, आप मुझे बताओगे आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हो? हैव यू हर्ड अबाउट सचिन तेंदुलकर? ओके, तो पॉइंट इज सचिन अपने करियर को स्टार्ट किया था लगभग 1985 के अराउंड अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 1985 के अराउंड सचिन ने अपना करियर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि सचिन ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, उसे अपना करियर स्टार्ट करते समय 1 साल हुआ था लगभग। तो अगर सचिन के करियर की 1 साल के बाद अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं 1986 में जाऊं तो मैं सही भी हो सकता था, मैं गलत भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं अलग अलग स्पोर्ट्स से जिन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन फिर वो फिसड्डी हो गए लास्ट तक आते आते। ट्रू और नॉट? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर मैं 1986 में जाकर सचिन के 1 साल के करियर के बाद उसको ये बोलता कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो मैं आगे जाके इन फ्यूचर गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता था। ठीक,
लेकिन अगर आज, तब सचिन 2014 या 13 में अपना रिटायरमेंट ले चुका है और उसके साथ लगभग 32 या 33,000 रन है, मतलब उसने एक फैक्ट बना दिया कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तो अब ये बात बोलना हमेशा सही होगा या गलत होगा कनिका, जब उसका करियर एंड हो चुका है? ही इज द हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, 99 सेंचुरीज नहीं 100 सेंचुरीज है। यस, तो जब कोई अपने आप को प्रूव कर देता है वो एक फैक्ट बन जाता है, तो उसके बारे में कोई भी चीज कहना आप हमेशा करेक्ट होती हो। लेकिन अगर कोई अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता तो वो फैक्ट नहीं बनता। और जब तक वो फैक्ट नहीं बनता है तो वो एक पर्टिकुलर चीज में लाई करता है, और वो पर्टिकुलर चीज आगे जाके टाइम के साथ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं अभी दोनों चीजों का डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, ठीक है। तो सिलोजिज्म जो है वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर स्टडी किया जाता है, जहां पर हम कुछ रूल्स देखेंगे और उन रूल्स के बेसिस पर अगर कोई चीज चलने वाली है तो वो बिल्कुल सही होगी, और अगर वो रूल के विपरीत जाएगी तो वो गलत होगी फॉर श्योर। ठीक, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ क्वेश्चन का कैसा होगा, और मैं पहले ये बता देता हूँ कि इसका प्रीलिम्स में वेटेज क्या है, इसका मेंस में वेटेज क्या हो सकता है, और एसएससी में तो सिर्फ ये प्रीलिम्स में आती है रीजनिंग, तो वहां पे प्रीलिम्स और मेंस का वर्ड यूज करना ही गलत है। वहां पे सिर्फ ये बोलना कि रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो सही रहेगा। बैंक के प्रीलिम्स में आप इनको देखोगे 3 मार्क्स का, बैंक के मेंस में ये कभी कभी आते भी हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन आएंगे तो 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 3 क्वेश्चन या 5 भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी टॉपिक में से अगर टोटल 35 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बैंक के मेंस में पैटर्न कुछ ऐसे रहता है कि 45 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर 60 मिनट टाइम पीरियड होगा, तो वहां पर भी अगर 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के केस में क्या होगा, कभी कभी एक क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा फॉर श्योर, मतलब 2 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क होता है, और कभी कभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स है कृपया करके इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। जैसे कि आपको यहाँ पर एक तो दिए जाएंगे, मतलब मल्टीपल दिए जाएंगे कथन, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। एक हो सकता है, एक तो कभी नहीं होता। एसएससी के केस में 2 होते हैं, 2 ही आते हैं ज्यादातर, और बैंकिंग के केस में 3-4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, वो आपके 2 से लेके 4 तक वेरी करेंगे। और मेरी बातों को धीरे धीरे ध्यान से सुनना, अगर इन कंक्लूजन्स को आपको जज करना होगा इन स्टेटमेंट के बेसिस पर। कैसा जजमेंट देना होगा कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन, इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन इन दिए हुए स्टेटमेंट के बेसिस पर और जो रूल्स जिसकी हम बात करेंगे 100% ट्रू है। आपका वही कंक्लूजन 100% सही होगा, या सही बोल लो या करेक्ट बोल लो या वैलिड बोल लो, वही कंक्लूजन आपका वैलिड होगा इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पर जो 100% स्टेटमेंट के साथ जाएगा। याद रखना मेरी बात को, इस चीज को, किसी भी चीज को स्टेटमेंट कंक्लूजन दैट इज सिलोजिज्म में आप किसी भी चीज को ट्रू या वैलिड तभी बोलोगे जब आप उसमें दी हुई स्टेटमेंट के बेसिस पर 100% श्योर होगे। करेक्ट, कहीं अगर आप 99.99% भी श्योर हुए तो भी आपका आंसर होगा फॉल्स। क्या ये बात समझ में आई? तो किसी भी कंक्लूजन को ट्रू बोलने से पहले या वैलिड बोलने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप 100% स्टेटमेंट के संग जाओगे। अगर आप 99.99% भी जाते हो तो क्या होगे, आप गलत होगे। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग में, यू माइट फील बोर, बट ध्यान रखना इस टॉपिक पे 100% कमांड पाने के लिए बेटा आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर स्टेटमेंट जो होगा उसे आपको भगवान का दर्जा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट को कोई जज नहीं करेगा, स्टेटमेंट अपने आप में हमेशा सही होता है और उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स को जज किया जाता है। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट हमेशा सही होता है और उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स को जज किया जाता है। ओके, आगे तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का कुछ। इसमें जो हम कंक्लूजन्स को जज करेंगे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, उसके बीच में हम एक चीज की मदद लेंगे और वो चीज क्या होगा, मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे वेन डायग्राम का। क्या आप लोगों को पता है वेन डायग्राम क्या होते हैं? कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी क्लास में आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। यस और नो? किसी भी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने को ही वेन डायग्राम कहा जाता है। विशु नागर, कोई डाउट है बेटा आपको? जैसे कि उदाहरण के तौर पे विशु प्लीज अपने आप को आप म्यूट कर लो। ठीक है, म्यूट करो विशु नागर। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स लेता हूं यहाँ पे, ओके अभी नहीं होगी शायद आवाज रिपीट, क्योंकि विशु नागर ने म्यूट कर लिया है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, गोवा, एशिया, अफ्रीका। ठीक है, तो इन वर्ड्स का, अगर इन वर्ड्स का रिलेशनशिप मुझे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे करूंगा वो देखो। जैसे आपको पता है कि इंडिया एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही अलग कंट्री है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक, जो गोवा है वो इंडिया का पार्ट है तो ये इंडिया के अंदर आ जाएगा। एशिया का पार्ट कौन है? दोनों ही एशिया का पार्ट है। और अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका हम लोग थ्रू आउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या जिसमें हम सिलोजिज्म बोलते हैं, इसका हम लोग थ्रू आउट इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है? स्टार्ट करेंगे आप। अभी यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिनके बेसिस पर आप लोग क्या करोगे? कंक्लूजन को जज करोगे। तो यहां पर वैसे तो अगर एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं होता तो सिलोजिज्म में अभी तक या अभी भी सिर्फ 4 बेसिक टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करी जाती है और जिनके थ्रू इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। लेकिन थैंक्स टू एसबीआई कि उन्होंने 2 नए स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिनके इंट्रोड्यूस होने के बाद उसकी स्टडी हुई थी। लेकिन वो जो 2 नए स्टेटमेंट एसबीआई ने इंट्रोड्यूस करे थे 2017-18 में,
वो बेसिक नहीं है, वो दो स्टेटमेंट है वो बेसिक से ही निकले हुए हैं। तो हमें इन 4 बेसिक स्टेटमेंट की स्टडी करनी होगी, डिटेल में करेंगे, और दो जो नए स्टेटमेंट एसबीआई ने इंट्रोड्यूस करे थे उनको फिर इसके बाद पढ़ेंगे। इस बार एसबीआई पीओ का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जनवरी को हुआ था, उसमें सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, और वो तीनों क्वेश्चन इस नए 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर थे। बहुत इजी था, कोई भी स्टूडेंट उनको 1 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 1 मिनट या 1.25 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। ठीक, तो अब हम 1 बाय 1 करके सारे स्टेटमेंट्स की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख लो एक बार, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ये लिखा है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आज इन एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन दी, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू बिकॉज स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू इवन इफ दे आर सीम टू बी एट वेरिएंस। मतलब अगर वो जनरली नोन फैक्ट से अलग है उससे मतलब नहीं है, बट यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट एज ट्रू। Read all the conclusions and then decide which of the following conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts। तो या तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, या तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो इस तरह का आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम चारों बेसिक टाइप के स्टेटमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हैं, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ सिलोजिज्म। तो बेसिक स्टेटमेंट आपके ये चारों हैं, सम, नो, ऑल, सम नॉट। ये चारों आपके बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, और ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी स्टडी करी जाएगी आफ्टर वी विल स्टडी द 4 बेसिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बिकॉज दीज 2 स्टेटमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है कहानी सब लोगों को? एक बार मुझे फटाफट से या तो क्या बोलते थम्स अप करके बता दो, अगर कहीं गाड़ी गड़बड़ हो रही है तो वो भी मुझे बता दो। ये फिर से एक बार बता दीजिए। क्या चीज अमरजीत? ये जो बताया मैं लॉग आउट हो गया था सर। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। सुनो यहाँ आपके 2 वर्ड होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं छूटेगा, रिलैक्स रहो। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है, सुशील सर रिपीट कर दीजिए एक बार फिर, सर टाइप एक बार रिपीट करो। ठीक है रेणुका, आप चल ही रहे हैं, अब वापस से फिर से आएंगे टाइप। ठीक है, देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब मैं या तो पूरी की पूरी चीज को कंसीडर कर लूं, कहने का मतलब ये है या तो मैं सब चीजों को कंसीडर करके चलूं या मैं कुछ भी कंसीडर करके ना चलूं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। या तो मैं अपनी क्या बोल सकते, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं अपनी प्लेट का पूरा खाना खाऊंगा या मैं एक बाइट भी नहीं खाऊंगा, उसको बोल लो आप यूनिवर्सल। यानी कि या तो ऑल या तो नो। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल को, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक, अब बात आती है पर्टिकुलर। तो वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि जो चीज कुछ चीजों को कंसीडर करे या कुछ चीजों को कंसीडर ना करे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर आप सब लोगों के सामने एक गिलास पानी का रखा हुआ है जिसमें जो गिलास है वो आधा भरा है। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर गिलास आधा भरा है, कुछ लोग कहेंगे सर गिलास आधा खाली है। तो जो लोग कह रहे हैं गिलास आधा भरा है वो लोग होंगे मेरे पर्टिकुलर पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने उस गिलास के भरे हुए पानी का जो भी भाग था उसकी सकारात्मक चीज को देखा, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव। और वहीं जिन लोगों ने बोला सर गिलास आधा खाली है, उन लोगों ने उस गिलास में भरे हुए पानी का जो भाग देखा वो हम लोग पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है भाई, तो पर्टिकुलर पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सम,
और पर्टिकुलर नेगेटिव को हम बोलते हैं सम नॉट। इज दैट क्लियर गाइस? सो दीज आर अवर 4 बेसिक स्टेटमेंट्स। दे आर यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, particular positive, particular negative. They are all no, some not. Is that clear? Is that clear बालकों और बालिकाओं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? सुशील, रेणुका? No, sir. ओके, ठीक है। तो अब आएगा आप लोगों को बहुत मजा इसे पढ़ने में, कि मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ यहाँ पर रूल्स हैं जो आप लोग साथ साथ लिखते चलना। तो उन रूल्स के बेसिस पर चीजें कभी गलत नहीं होंगी। हाँ, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि ऐसा हर बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो नोन फैक्ट्स उनको बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं टीचर उससे डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि मुझे 2 से 3 क्लास का टाइम देना, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में आपकी 3 क्लास में बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। ठीक, लॉजिकल टॉपिक है, 100% 2 दिन में है, 3 दिन में नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा टॉपिक, आई टेक गारंटी दैट सब लोग यहाँ से जितने भी लोग हैं सब 100% सेटिस्फैक्शन के साथ जाओगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों स्टेटमेंट को काट दो, ठीक है, पढ़ेंगे इनको लेकिन अभी नहीं, पहले बेसिक पे कमेंट बनाएंगे फिर इनकी बात करेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है चारों के बारे में। अब हम लोग 1 बाय 1 करके चीजों को कंसिडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑल के साथ। किसके साथ? यूनिवर्सल पॉजिटिव के साथ। और बेटा मैं जो रूल्स आपको बीच में बताता चाहूँ वो लिख के चलना, ठीक है? सब लोग अपनी कॉपी में एक जगह ऊपर की तरफ कहीं नोट डाउन करना पहले पेज पे, और जहां पर ऊपर लिखोगे ना उन पॉइंट्स को, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखे रूल्स, जैसे पहला पॉइंट मैंने अभी लिखा दिया, तो उसके बाद ना आधा पन्ना छोड़ देना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको यहीं पर एक ही जगह पर रूल्स नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है? पहला है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव। सब लोगों को राइटिंग वगैरह समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे? बता देना भाई। स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव टाइप वाला कैसे होगा? ऑल ए इज बी। ठीक, कैसा भी टाइप का स्टेटमेंट होगा, ये किसी भी टाइप के स्टेटमेंट में जो पहला वेरिएबल आता है इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो दूसरा वेरिएबल आता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेडिकेट। ठीक, अब अभी जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की बात पहले आपको समझाऊंगा एंड देन उसके बाद ही आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। सर सब में वेन बनाना कंपलसरी है? मनन कंपलसरी कुछ भी नहीं है। वेन डायग्राम आपका हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप इसके आंसर तक पहुंचोगे। ठीक, एक टनल है वेन डायग्राम जिसमें आपको एक एंड से दूसरे एंड पहुंचना है। ओके मनन, यहाँ कंपल्शन कुछ नहीं है, बस टॉपिक में स्टेटमेंट से कंक्लूजन को कैसे जज करोगे उसका ये एक हथियार है, एक जरिया है, एक टनल है। ठीक है मनन, मनस? ओके विशाखा, डू यू हैव एनी क्वेरी? प्रेडिकेट मींस क्या सर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, वही वाले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। ये सिंपल स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानना हो तो अंग्रेजी वाले सर आपको बताएंगे, ठीक है? ये सिंपल आपके इंग्लिश वाले हैं, ठीक है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। शीतल क्या चीज रिपीट करनी है? अभी तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया बेटा जिसमें आपको रिपीटेशन की जरूरत पड़े। अमरजीत कोई बात? स्टेटमेंट ही, अरे स्टेटमेंट है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। एसएससी एमटीएस में आता है सर भाई, मनस आएगा एसएससी के सारे एग्जाम्स में सिलोजिज्म आएगा, ठीक है? यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये शीतल, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट किस टाइप का होगा? जहां पर आपका कीवर्ड होगा ऑल। ठीक है शीतल, शीतल जहां पर आपका कीवर्ड होगा ऑल। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा वो देखो। यहाँ पे
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका वेन डायग्राम इस तरीके से भी तो बन सकता था। यस और नो, मुझे बताओ। देखो क्वेश्चनिंग करोगे तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मैंने बोला ऑल ए इज बी, तो आप लोगों के दिमाग में क्या इन दोनों वेन डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, क्या इन दोनों के अलावा कोई और वेन डायग्राम आपके माइंड में आया था इसे ट्रेस करने के लिए? क्या इन दोनों वेन डायग्राम्स के अलावा कोई और वेन डायग्राम आपके माइंड में आया था? ठीक, ओके, चलो। तो अब मैं बताऊंगा कि यहां पर क्या चीज फॉलो होगी और क्या चीज फॉलो नहीं होगी। ये जो ऊपर वाला वेन डायग्राम है ये गलत है, और ये नीचे वाला वेन डायग्राम है ये सही है। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है एक रूल जो आपको अपनी रूल बुक में ऐड करना है। रूल ये है कि जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओगे, whenever you will draw a Venn diagram of any set of statements, then you need to remember one point in your mind, that is जो भी वेन डायग्राम बनेगा उसमें मिनिमम ओवरलैपिंग का ध्यान रखा जाएगा। किसका ध्यान रखा जाएगा? मिनिमम ओवरलैपिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Minimum overlapping has to be followed in the case of drawing the Venn diagram of the given set of statements. अब मिनिमम का मतलब क्या है उस चीज को भी थोड़ा सा यहां पर देखो। जैसे कि मुझे यहां क्या बोला गया था कि सभी के सभी ए बी हैं, तो इसमें भी सभी के सभी ए बी हैं। लेकिन जब मैंने ये वाला वेन डायग्राम बनाया तो मैंने इसमें क्या किया, सभी ए बी के साथ साथ मैंने सभी बी ए हो जाए ये भी बना दिया। लेकिन क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कहा गया था? हाँ या ना करके मुझे जवाब दो बेटा। थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर सब लोग, ठीक है। टॉपिक ये इजी नहीं होता है, लॉजिकल है, कंफ्यूजिंग होगा अगर आप कहीं भी लिंक छोड़ दोगे। समझ आया? कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कि ये वेन डायग्राम गलत है और क्यों गलत है, और ये वेन डायग्राम सही है तो क्यों सही है? ओके, अब चलते हैं आगे। यहां पर मैं सेट ऑफ कंक्लूजन्स लिखूंगा, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। लॉजिकल का आप कोई भी चैप्टर उठाओगे, सर रुकले दिखा जो जियो लिखा था। प्रज्ञा ये लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी वाली है, सर रूल जो लिखा था वो दिखा दो, समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो कोड लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप मेरे साथ, तो मुझे समझ में आ गया थोड़ा सा क्या लिखा है आपने। बट आपका मैसेज पढ़ के देखो एक बार सब लोग। सर आपने जो रूल लिखा था दिखा दो, सर रुकले दिखा जो अल्टीमेट लैंग्वेज लिखी है प्रज्ञा। चलो रूल नोट डाउन कर लो। वेन डायग्राम बनाते समय स्टेटमेंट का नो प्रॉब्लम प्रज्ञा, मैं जस्ट मजाक कर रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उतारो इसको और अब मेरी बात को सुनो। लॉजिकल रीजनिंग में आप कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में आगे भी, ठीक है। सैटरडे से आप लोगों को मैं ज्वाइन करवाऊंगा। इस सैटरडे से जो मेंस की क्लासेस है बैंकिंग की वो मैं लेता हूँ, उसमें हम लोग स्टेटमेंट असम्पशन स्टार्ट करेंगे, तो वो क्लासेस में आपको ज्वाइन करवाऊंगा। तो वहां पर आपका मेंस का भी सिलेबस चलेगा, क्योंकि जो इंडक्टिव रीजनिंग है, जो क्रिटिकल रीजनिंग है, वो आपकी प्रीलिम्स में नहीं आती, वो सिर्फ मेंस में आती है। तो वो टॉपिक आपके सैटरडे को चलते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग, किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में स्टेटमेंट में जितना आपको कन्वे किया जाता है, आपको सिर्फ उतनी ही नॉलेज होती है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। क्या बोला मैंने पॉइंट, वापस से रिपीट करूंगा। लॉजिकल रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको जितना स्टेटमेंट कन्वे करता है, आपको सिर्फ उतनी नॉलेज होती है, उसके अलावा आपको कोई नॉलेज नहीं होती। जैसे कि यहां पर ये लिखा है कि सभी ए बी है, ये वेन डायग्राम बनेगा।
तो अभी अगर मैं ये बात कंक्लूजन में लिखता हूं कि सम ए इज नॉट बी, अब दूसरा कंक्लूजन लिखता हूं मैं सम बी इज नॉट ए, या मैं लिखता हूं नो ए इज बी, या मैं लिखता हूं नो बी इज ए। ठीक, यहां पर मैं सिर्फ एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, पहले उस रूल को लिख लेना और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। देखो, जब भी जैसे कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे क्या है, ए और बी है, जब भी किसी भी दो, यहां पर आप बोल सकते हो किसी भी सब्जेक्ट और वेरिएबल के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया जाता है, कहने का मतलब क्या है, रूल ये है कि whenever there is a positive relationship between any subject and predicate, then there will be no negative conclusion for that particular subject and predicate। समझ में आया रूल क्या है? रूल ये है whenever there is a positive, पॉइंट को आप पहले लिख लो सब लोग, मैं धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूं, whenever there is any positive relationship between any subject and predicate, लिख रहे हो आप लोग ये पॉइंट रूल में अपने? whenever there is a positive relationship between any subject and predicate, then there will be no negative relationship between that particular subject and predicate। समझ आया पॉइंट? रूल लिख लिया सब लोगों ने? पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Whenever there is any positive relationship between a given subject and predicate, then there will be no negative conclusion for that particular subject and predicate। Is that understood? लिख लिया सब लोगों ने? थोड़े से आप लोग एक्टिव कम हो, ठीक है, क्योंकि काफी मैं तीर से पूछ रहा हूँ भाई रिप्लाई कर दो, तो यस नो थोड़ा सा कम आ रहा है। बेटा देखो, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में है ना, तो आई कैन नॉट इवन सी इन योर आईज, मैं आपका फेस भी नहीं पढ़ सकता कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जब आप मुझे यस या नो करोगे, कन्वे करोगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ना कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वापस से मैं रूल को रिपीट करूंगा, whenever there is a positive relationship between any subject and predicate, then there will be no negative conclusion for that particular subject and predicate। and आगे लिखो, उसके आगे लिखो and vice versa is also true, and vice versa is also true। अब इसमें vice versa क्या होगा वो भी बता दूंगा, and vice versa is also true। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, तो उन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं निकल रहा। वाइस वर्सा का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अगर किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। समझ आया? अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और अगर उन दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में स्टेटमेंट में नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आ गई सर? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा भी मुझे भी मोटिवेट करते रहो, मेरे गले में दर्द हो जाएगा वरना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखो, लॉजिकल में ना आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते, लेकिन तब भी हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप इस वेन डायग्राम की तरफ ध्यान से देखो, ठीक, और उसके बाद ये जो चारों कंक्लूजन लिखे हैं ना, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए, तो इसमें जितने भी कंक्लूजन्स हैं वो किस चीज की बात कर रहे हैं? वो उस चीज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में स्टेटमेंट ने कुछ भी कन्वे नहीं किया। आई बात समझ में? जो एरिया मैंने ये वायर की तरह लपेटा हुआ है ना,
इस एरिया के बारे में कुछ भी चर्चा ही नहीं करी स्टेटमेंट ने। इसलिए अगर आप किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो उन दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके नेगेटिव की तरफ जाओगे तो नेगेटिव के बारे में स्टेटमेंट ने कुछ कन्वे ही नहीं किया। और मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे ट्रूथ तब ही होगा जब उसका 100% आपको क्या बोलते हैं, 100% आपको उसका सबूत मिल जाए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब और सुनो, देखो चीजें अभी 2 क्लास तक धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होंगी क्योंकि हमें पढ़ना है अभी, ठीक? समझ आएगा दूसरी क्लास के बाद, और अगर अभी आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मैं इस वायर को यहां से हटा रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक टॉपिक और आता है आगे, इनइक्वालिटी, जो बैंकिंग वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी में एक क्वेश्चन वो भी आता है। मैंने वापस रिपीट करूंगा कि एसएससी वाले बच्चों के लिए कोई भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी टॉपिक बेकार नहीं है, सब पढ़ना है। सुनो, यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ट्रू, और अगर आप बात कर लो डेफिनेटली ट्रू। अभी यहाँ पे चारों के चारों फॉल्स है बेटा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है, चारों के चारों फॉल्स है ना? ये बात सबको समझ में आई होगी। अभी अंदर और कैटेगराइज करा रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा ना मुझे समय दो, मैं आपको समझा पाऊं जिससे। देखो एक बात याद रखो, चाहे मैं किसी मुजरिम को बोलूं कि तूने सजा करी है, तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, उसको तभी चढ़ाया जाएगा जब उसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, या तो आप ट्रू बोल लो या आप डेफिनेटली ट्रू बोल लो, दोनों के अंदर, इन दोनों शब्दों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक, लेकिन फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में बड़ा डिफरेंस है। उतना ही डिफरेंस है जितना कि सूरज की गर्मी में, और उतना ही मतलब जितना कि सूरज की गर्मी में और चांद की ठंडी हवा में, उतना ही डिफरेंस है फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में। और ये भी थोड़े टाइम में डाइजेस्ट होगा। किसी चीज को फॉल्स बोलने का मतलब और डेफिनेटली फॉल्स बोलने का मतलब ये होता है, कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स तब होती है जब वो दोनों चीजें एक दूसरे के दुश्मन हो। ठीक, मतलब किसी भी चीज के बीच में डेफिनेटली फॉल्स रिलेशनशिप तब बनेगा जब वो एक दूसरे के एनिमी होंगे, और उन्हीं चीजों में फॉल्स का रिलेशनशिप तब बनता है जब वो एक दूसरे से अनजान होते हैं, जब वो एक दूसरे के स्ट्रेंजर होते हैं। मैं उन दोनों चीजों के बारे में कभी नहीं बोल सकता जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ आर्यन को, आर्यन मुझे जानता नहीं है और आज से पहले आर्यन ने मुझसे कोई क्लास ली नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो आर्यन और मैं एक दूसरे के बारे में अगर कोई भी बात बोलेंगे तो वो गलत होगी, और उसके गलत होने का कारण क्या होगा कि हम और आर्यन एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स हैं। ठीक, और अगर आर्यन मुझसे पहले से पढ़ चुका है और आर्यन जानता है कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, और आर्यन अगर बोले कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो आर्यन सही होगा, मतलब उसकी बात, वो जो बात होगी वो दुश्मन वाली होगी, मतलब वो जानता है, तब हम दोनों डेफिनेटली फॉल्स हैं, और अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हम फॉल्स हैं। क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया अभी? अरे मजाक कर रहा था यार। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट लूंगा, और यहाँ पर जो चारों आपके फॉल्स करे गए हैं ना, अभी चारों जो फॉल्स हुए हैं यहाँ पे, इनमें डेफिनेटली फॉल्स वाला कौन सा है और फॉल्स कौन सा है वो और बताऊंगा। उसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सुनो, अब जैसे कि पहले, सबसे पहले तो हमने फॉल्स कैटेगराइज कर दिया। अब बात आती है अगर पहचानना पड़े कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा और फॉल्स कौन सा, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सम बी इज नॉट ए। ठीक, अब यहाँ पर बी, ए तो मैंने बना दिया, अब बी का ये पोर्शन खाली पड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब सम बी इज नॉट ए बोलना फॉल्स है, गलत है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। अब यहां पर क्या लिखा है, नो ए इज बी। अब ये मुझे बताओ, नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स है या फॉल्स है? अब आप लोग बता पाओगे? डेफिनेटली बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में साफ साफ दिया है कि सभी के सभी ए बी हैं, और ये कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है।
तो ये आपका हो गया डेफिनेटली फॉल्स। अब बात करते हैं इसकी, ये कह रहा है नो बी इज ए, क्या ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? क्या ये फॉल्स है बेटा? ये फॉल्स है। तो फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स है ना? सर ये डेफिनेटली नो, फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स है। नो बी इज ए कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा कोई भी बी ए नहीं है। लेकिन आप ये बात ध्यान से देखो कि ए जिस एरिया के ऊपर बैठा हुआ है महाराज की तरह, वो एरिया बी का ही तो है। मतलब ये बोल लो कि ए जिस घर को अपना बोल रहा है वो घर तो बी का है, वो तो किराएदार है वहां पे। आई बात समझ में? अगर मैं ये बोल दूंगा कि कोई भी ए नहीं है, इसका मतलब बी ये बोल रहा है कि भाई जिस मकान में ए रहने आया है भाड़े पे, वो उसका नहीं है, लेकिन वो है तो उसी का, दिया तो उसने सिर्फ रेंट पे ही है उसको। दोनों बात समझ में आई नहीं आई? ये बात देखो, उदाहरण है, अपनी जगह मस्ती वाले चलेंगे, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। यस सर। ठीक, ओके प्रज्ञा, ये अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जिनको आ गया वो मैं बताता हूँ। देखो डेफिनेटली फॉल्स यहाँ पे चीज कब हो रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं नो बी इज ए, नो बी इज ए का मतलब क्या होता है? जिसने भी मुझसे पूछा था प्रज्ञा, नो बी इज ए का मतलब ये हुआ बेटा कि पूरा का पूरा बी और ए एक दूसरे के दुश्मन है, तभी तो बोल रहा है नो बी इज ए। लेकिन क्या यहाँ पर कभी हो सकता है प्रज्ञा ये चीज? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मेरा स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, और मैं अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरा स्टेटमेंट मेरे कंक्लूजन की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो भी वो डेफिनेटली फॉल्स कहलाता है। आप उसको उस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर मेरा कंक्लूजन मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसके विपरीत बात कर रहा है, तो वो भी डेफिनेटली फॉल्स होता है। समझ आया प्रज्ञा अभी? ठीक, अब बात करते हैं इस कहने वाले की, सम ए इज नॉट बी। मुझे बताओ ये डेफिनेटली फॉल्स है या फॉल्स है? सर ये डेफिनेटली फॉल्स है। बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स है। अगर मैं बोलता हूं सम ए इज नॉट बी, इसका कहने का मतलब ये है कुछ ए भी नहीं है। और अगर मैं ये बात को बोलने के लिए सिद्ध करूंगा तो मैं अपने स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, जो ये कह रहा है कि सभी के सभी ए बी है। समझ आया ये बात? तो पहला, तीसरा और चौथा आपका डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक, दूसरे वाले को वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सम बी इज नॉट ए, ये फॉल्स क्यों था? देखो यहां पर जब मैंने ऑल ए इज बी बनाया तो मेरा यहाँ पे जो पोर्शन है ये खाली रह गया, और जो मेरा पोर्शन खाली रह गया ये उससे ही तो रिलेटेड बात कर रहा है कि कुछ भी ए नहीं है। भाई मुझे नहीं पता, ये जो बाकी का पोर्शन खाली बचा हुआ है ये, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स था। और बाकी के तीनों के बारे में आपको स्टेटमेंट से जानकारी मिल रही थी, और ये तीनों महाशय स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स थे। अब मुझे बताओ, क्लास का टाइम ऑलरेडी 1 मिनट ऊपर हो चुका है, जितना भी आज पढ़ाया है सब बेसिक था, क्या अच्छे से क्लियर हुआ सब लोगों को? फटाफट से क्विकली बेटा बता दो। यस सर। ठीक है, तो एक काम करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आगे, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। आज जाके इस सेशन को, अभी रिकॉर्डेड सेशन को आज शाम को एक बार देख लेना, 100% चीजें क्लियर होंगी, और उसके साथ साथ टॉपिक भी जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय कर लेते हैं फटाफट से। कोई भी डाउट होगा कल पहले 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम का मजा इतना आ रहा था आपको पढ़ाते पढ़ाते कि टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका क्लास का। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बच के रहो सब लोग, है ना? कंडीशन सबको पता है क्या चल रही है बात। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।